हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और आज जो है गाइस मैं फिर दोबारा से आपके लिए क्लास 12th का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर गाइस आपका फर्स्ट है और आज से आपकी गाइस सेकंड बुक शुरू हो चुकी है। चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है द चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर का गाइस ये पार्ट फर्स्ट है और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें गाइस तो इस चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। जिन चैप्टर में चेंजेस आए हैं वो मैं आपको पढ़ाते वक्त बता दूंगा। इस चैप्टर को जैसे हम पढ़ते थे गाइस वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट है तो गाइस मुख्य बिंदु से हम इसकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या इसके अंदर दिया गया है, पहले वो जान लीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली जो है आपका भारतीय विभाजन के बाद हमारे भारत में क्या क्या समस्याएं आई, भारत को किन तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो देसी रियासतें थी उसको जो था हमने कैसे भारत में शामिल किया, राज्य जो थे ब्रिटिश प्रांत थे उनको ख़त्म करके हमने राज्यों का सिस्टम कैसे भारत में अप्लाई करा, और भारतीय विभाजन होने के जस्ट बाद ही जो था भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है और ये जो है इस चैप्टर बहुत ईजी है और यहाँ से आपको पढ़ के मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। और एक बार हम यहाँ से स्टार्टिंग से पहले देख लेते हैं कि हम क्या इसके अंदर डील करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इसमें हम जैसे ही पढ़ेंगे भारतीय विभाजन के कारण, ठीक है, ये देखेंगे कि भारत का विभाजन जो था क्यों हुआ था, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यद्यपि इसके बारे में ज़्यादा आपकी बुक में नहीं दिया गया, क्वेश्चन आ जाता है मिक्स करके विभाजन के परिणाम और कारण पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। विभाजन के परिणाम से जो है बुक आपकी स्टार्ट है, ठीक है। ये देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय निर्माण की तीन मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी, जैसे एक साथ स्थापित करने की, लोकतंत्र कायम करने की और आर्थिक विकास की तीन चुनौती थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियों का वर्णन करें, ठीक है। और देसी रजवाड़ों का गाइस भारत में विलय किस तरीके से किया गया, देसी रजवाड़े क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था और उसके मुख्य कार्य क्या थे, यानी कि भारत में जो था ब्रिटिश प्रांत थे उनको खत्म करके हमने राज्यों का जो सिस्टम अप्लाई करा था उसके लिए हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। अभी क्यों बना था, किन परिस्थितियों में बना था, ठीक है, इसके कार्य क्या थे, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। तो इस चैप्टर में गाइस हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से गाइस अब हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो है गाइस मैं मेनली जो है आपको थोड़े से भारतीय विभाजन के गाइस कारण पढ़ाऊंगा, क्योंकि गाइस कारण पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना मिक्स करके कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय विभाजन के किन्हीं दो कारणों और परिणामों का वर्णन करें। इस तरीके से 6 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, या दोनों को मिक्स करके 3 नंबर के आपको कारण लिखने पड़ते हैं, 3 नंबर के आपको परिणाम लिखने पड़ते हैं। अब मैं नहीं चाहता गाइस कि किसी भी आपके बच्चे के सेशन में जो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कारण भी और परिणाम भी पूछे जाए तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, लिख ना पाओ के नंबर कट जाए, क्योंकि एक एक मार्क्स लाने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे आपको थोड़े से कारण भी पढ़ाऊंगा, वेरी शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, और ये बहुत मेजर कारण है। अगर ये नहीं होते तो कहीं ना कहीं भारत का गाइस विभाजन भी नहीं होता। तो ये स्टोरी की तरह आप समझ लेना, लेकिन बहुत मेजर कारण है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम एक एक करके अच्छे से विभाजन के परिणाम पढ़ेंगे। तो गाइस आपको पता ही होगा कि भारत का जो आज़ादी मिली थी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। बहुत सारे बच्चे जानते, लगभग सभी जानते हैं, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। लेकिन एक्चुअल डेट गाइस 15 अगस्त नहीं है, एक्चुअल डेट जो है गाइस 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि है, ठीक है। तो 14-15 अगस्त की गाइस जो मध्य रात्रि है उस दिन जो है गाइस हमें भारत को जो थी आज़ादी मिली थी, और भारत जो था गाइस आज़ाद हो गया था किससे, ब्रिटिश इंडिया से, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के गुलाम थे, ठीक है। और आज़ादी मिलते ही जो था गाइस भारत में एक जगह जहां पर जो था इतनी ज़्यादा खुशी मनाई जा रही थी, इतने लंबे अरसे से जो था, इतने आंदोलन चलाने के पश्चात जो था हम भारत किससे, ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हुए थे। तो एक तरफ जो था गाइस भारत में इस टाइम पीरियड में खुशी का माहौल था, ठीक है, लोग जो था बहुत उत्साहित थे कि हम आज़ाद हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ जो था गाइस हमें जो था एक झटका भी, एक कहें कि हमें गम भी जो था मिला था इस टाइम पीरियड में, वो था गाइस भारत का विभाजन का परिणाम, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसी के साथ साथ जो है भारत का जो था विभाजन भी हो गया। तो एक जगह हमें खुशी मिली तो दूसरे ही पल जो था गाइस इस टाइम पीरियड में हमें दुख भी मिला था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा था और आज तक लोग उसको नहीं भूल पाते हैं। वो जो विभाजन था तो इंग्लिश में होलोकॉस्ट बोला जाता है, और ये दुनिया का ना विश्व का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है, भारत का सबसे भयंकर विभाजन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ आ गया कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या था, हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी के साथ ही हमें गम भी मिला था, किसका, भारत का विभाजन हो गया था। उसी विभाजन के हमें कारण को एक बार देख लेना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि भैया जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहते थे, उस वजह से भारत का विभाजन हो गया। ऐसा नहीं है गाइज, एक कारण नहीं है विभाजन के लिए, क्योंकि अगर एक देश बढ़ जाएगा तो इसके लिए कोई एक कारण नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो था गाइज आपको बता दूं, ब्रिटिश सरकार के लोग थे इसके जिम्मेदार, उनके द्वारा चलाई गई नीतियाँ थी। हिंदू मुस्लिम के दंगे तो थे ही थे, साथ ही साथ
सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा भारत में आज़ादी मिलने से पहले इस पर भी काफ़ी विचार विमर्श, लड़ाई झगड़े होते थे, स्पेशली नेहरू और जिन्ना के बीच में, ठीक है, जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से भारत का विभाजन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में 4 कारण लिखे हुए हैं, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता तो इनमें से आपको ये आप 3 लिख दो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला है हमारा भारत के विभाजन का कारण, वो है फूट डालो राज करो की नीति। अब ये फूट डालो राज करो की नीति क्या होती है, आप बोलेंगे हमने तो भाई सुना है नहीं। तो फूट डालो राज करो की नीति जो थी ना, आपको पता होगा कि 1857 में जो था 1857 की क्रांति हुई थी, राइट। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जो था पहली बार मोर्चा खोला था। और ये इतनी बड़ी लड़ाई थी ना जिससे ये सिद्ध हो गया था कि अंग्रेज जो है ज़्यादा लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकते अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को नहीं तोड़ा। तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, 1857 की क्रांति के पश्चात जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा जो था ये नीति शुरू की गई थी, ताकि हिंदू मुस्लिम की जो गाइस एकता है उसको तोड़ा जा सके, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए जो था ये नीति चलाई गई थी। यहाँ पे लिखा है मैंने गाइस, यह 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई थी। लाइट की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया, पहले ये कारण था जिससे भारतीय विभाजन का कहीं ना कहीं जो था उसके मार्ग को प्रशस्त किया इसने। दूसरा कारण है गाइस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, एक्चुअल में आज समझ लेना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को समझाने से पहले ना भाई मुझे लेके जाना पड़ेगा तुम्हें बहुत बैक, कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 11th क्लास की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। वहां से ये गाइस कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है और वहीं से सबसे मेजर पॉइंट निकला था जिस वजह से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना था, ठीक है। और भी कारण थे लेकिन मेजर कारण वही था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था ये आप ध्यान से सुनिए। तो आपने अगर 11th क्लास की बुक पढ़ी होगी अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा संविधान क्यों और कैसे, तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान था, राइट, वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, मार्च 1940 में क्या था, कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी। 3 व्यक्ति आए थे ब्रिटिश सरकार के जिन्होंने डिसाइड किया था कि 389 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, वो बनाएंगे आपकी संविधान सभा बनाएंगे और उस संविधान सभा के द्वारा क्या होगा, हमारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। और उसमें गाइस ब्रिटिश सरकार ने तय करा था कि जो 389 सदस्य होंगे ना, 389 जो सदस्य होंगे, इनका जो चुनाव होगा भारत में 3 हिस्सों, भारत को जो है हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। और इन तीनों हिस्सों से जो है ना जो प्रांतीय विधानमंडल के जो विधायक होंगे वो इनमें वोट डालने जाएंगे 389 सदस्यों के चुनाव में, ठीक है। यद्यपि कुछ का मनोनीत भी होते कुछ इनमें से, ठीक है। तो इसमें गाइस जो मुस्लिम लीग की मांग थी ना, संविधान सभा में गाइस हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, महिलाएं भी थी, ठीक है, हर जाति हर वर्ग के लोग शामिल थे संविधान सभा में। तो मुस्लिम लीग की यहाँ पे मांग थी गाइस कि जो मुस्लिम सदस्य है ना, 389 में से जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं जो संविधान सभा के लिए चुनने वाले हैं, ठीक है, चुने जाएंगे, उनको चुनने का अधिकार ना कि प्रांतीय विधानमंडल के विधायकों को नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ही होना चाहिए। मतलब हम ही मुस्लिम जो वो होंगे सदस्य, उनका चुनाव हम ही करेंगे। जबकि जो ब्रिटिश सरकार थी गाइस, जो कैबिनेट मिशन योजना के 3 जो व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी बात को जो था नामंजूर कर दिया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, इनमें जो है प्रांतीय विधानमंडल के विधायक ही वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको ही सारी पावर दे दें कि मुस्लिम व्यक्ति को आप ही चुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस वजह से गाइस क्या होगा, मुस्लिम लीग ने जो था इस बात से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो थी ठेस पहुंची और इसी वजह से जो था गाइस उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अब बोलोगे ये होता क्या है, ये तो समझा दो, कारण तो समझ आ गया कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये था यहाँ का, इस वजह से मनाया गया। ये क्या था गाइस, एक तरीके से जो था मुस्लिम लीग ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने आंदोलन किए, दंगे किए, सांप्रदायिक हिंसाएं की। उन्हें सांप्रदायिक हिंसा का मतलब मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, कि तुम्हारी वजह से जो है हम अपने मुस्लिम सदस्यों को नहीं चुन पा रहे, कहीं ना कहीं तुम हमारी मांगों को पूरा करने में जो है रोड़ा बने हुए हो। इस वजह से जो था एक तरीके से उन्होंने हिंसा की थी, प्रदर्शन किया था। ये कब किया था गाइस, 16 अगस्त 1946 को किया था। इसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोला जाता है, ठीक है, जिसमें जो था गाइस व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। यहां से आप समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड कारण की तरफ, ये है गाइस सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगों का मतलब होता है कि जब भी हम धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ते हैं, उन्हें हम सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया ना, तो गाइस बंगाल में जो था अत्यधिक मात्रा में मुस्लिमों ने क्या करा, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ,
हिंदुओं ने भी मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया, धर्म के आधार पर लोग लड़ने लग गए। और देखते ही देखते गाइस जो बंगाल से दंगे शुरू हुए थे ना, सांप्रदायिक दंगे, ये 1947 तक आते आते उत्तर भारत में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, ठीक है, यहाँ तक जो था यूपी, सारी जगह ये फैल गए। और इतनी अत्यधिक मात्रा में गाइस इनसे हिंसा हुई कि हिंदू मुस्लिमों ने इतना एक दूसरे को मारा, तलवारों से, बंदूकों से, हथियारों से, कितनी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी, जगह जगह खून बिखरा रहता था, इतने लोगों को इन्होंने मारा, ठीक है, जिससे गाइस ये फिक्स हो गया कि हिंदू मुस्लिम जो है कभी भी एक साथ मिलकर जो है सत्ता नहीं चला सकते, कभी भी जो है एक साथ वो नहीं रह सकते। और यहीं से गाइस डिसाइड हुआ था कि हमें जो है भारत का विभाजन कर देना चाहिए। तो ये सांप्रदायिक दंगे जो था, ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त 1946 से ही प्रारंभ हुए थे, एक्चुअल में ये उससे पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन कम मात्रा में थे। अब इनकी गति कब बढ़ी थी, तो जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था तब इनकी गति बढ़ गई थी, जिसमें क्या था गाइस, अनेकों लोगों की जान गई थी, वो मारे गए थे। यहां से समझ गए। फोर्थ कारण है गाइस अंतरिम सरकार की असफलता। अब अंतरिम सरकार क्या है, तो जैसे ही गाइस ब्रिटिश भारत का जब आज़ादी दी गई थी, ब्रिटिश इंडिया को जब आज़ादी दी गई थी, क्योंकि आज़ादी से पहले जो था ब्रिटिश इंडिया कहलाता था भारत, तो जैसे अंग्रेजों ने आज़ादी देने वाले थे तो उन्होंने बोला था, उसमें से लॉर्ड वावेल थे हमारे अंतिम वायसराय लॉर्ड वावेल, उन्होंने बोला था गाइस 1946 में कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक यहाँ पर जो है हम एक काम चलाओ सरकार बनाएंगे, जिसे अंतरिम सरकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिम सरकार, जो छोटे से टाइम पीरियड के लिए बनाई जाएगी जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, जिसके अनुसार भारत का प्रशासन नहीं चलने लग जाता है, तब तक क्या करेंगे, हम छोटी काम चलाओ सरकार बनाएंगे, जो किसके द्वारा बनाई जाएगी, कांग्रेस के सदस्यों द्वारा और मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा बनाई जाएगी। और ये दोनों मिलकर जो है भारत की सत्ता को थोड़े दिन तक चलाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या करा गाइस, मुस्लिम लीग ने जो क्या करा, उसका बहिष्कार कर दिया। उसने बोला कि भाई हम हिंदुओं के साथ मिलकर कभी भी भारत में सत्ता नहीं चलाएंगे। और यहीं से गाइस हमारे बड़े बड़े जितने भी नेता थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ठीक है, गांधी तो यद्यपि इसके विरोध में नहीं थे, वो कम ही थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति थे गाइस, उनको ये बात का एहसास हो चुका था कि अब जो है हम कभी भी एक साथ रहकर सत्ता नहीं चला सकते। मतलब हिंदू और मुस्लिम जो है कभी भी एक साथ रहकर प्रशासन में शामिल नहीं हो सकते, प्रशासनिक व्यवस्था को आगे नहीं लेके जा सकते। तो बेटर यही रहेगा कि हम भारत का जो है विभाजन कर दें, क्योंकि अगर विभाजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मारकाट होगी, दंगे होंगे, जिससे कोई फायदा नहीं है, अत्यधिक मात्रा में लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से जो था गाइस कहीं ना कहीं भारत का विभाजन हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा मेजर कारण है, ठीक है, जिस वजह से भारत का विभाजन हुआ था। यहाँ से मैंने आपको सिर्फ स्टोरी के टाइप में समझाया, लेकिन ये मेजर कारण और सटीक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फूट डालो राज करो की नीति था पहला कारण, दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, और सांप्रदायिक दंगे था, और चौथा था गाइस अंतरिम सरकार की असफलता। ये आप समझ गए। इसी टाइम पीरियड में गाइस ये सारे कारण हुए, ठीक है। इससे सिद्ध हो गया कि भारत का विभाजन होके रहेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ गाइस, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जैसे ही भारत को गाइस आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ, जैसे ही हमें खुशियां मिलने लगी कि हम इतने लंबे समय से ब्रिटिशों के जो गुलाम थे उनसे हमें मुक्ति मिल चुकी थी, भारत जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हो चुका था, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत खुशी का माहौल था। उसी टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, उसी वक्त जो था हमें दूसरी तरफ बहुत बड़ा झटका, यानी कि कहीं सदमा भी लगा था। वो क्यों लगा था, क्योंकि हमें भारत का गाइस विभाजन करना पड़ा था इन तमाम कारणों की वजह से, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, जैसी भारत का आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है, संविधान सभा में सारे हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो बैठे हुए थे, एकत्रित थे, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ गाइस, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जैसी भारत को आज़ादी मिली तो संविधान सभा में सारे एकत्रित थे। तो संविधान सभा में गाइस क्या हुआ, नेहरू द्वारा जो पहला भाषण दिया गया ना, जैसी भारत को आज़ादी मिली 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, उसी भाषण को गाइस हम क्या बोलते हैं, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो है गाइस इसे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट किसे बोला जाता है, तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जैसी भारत को आज़ादी मिली और संविधान सभा में सभी जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनके समक्ष जब हमारे नेहरू जी द्वारा जो था पहला भाषण दिया गया, उसी को हम भाषण को क्या बोलते हैं, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट बोलते हैं, या इसे हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी बोलते हैं। और यहाँ से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आप याद रखना कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट किसे बोला जाता है, ये क्या है, नेहरू द्वारा दिया गया एक भाषण है। जैसी भारत को आज़ादी मिली थी संविधान सभा में जो था भाषण दिया गया था, ठीक है, संविधान सभा को संबोधित किया गया था, उसी भाषण को हम क्या बोलते हैं, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ से आप समझ गए कि भारत को आज़ादी भी मिल गई,
हमने भाषण भी दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही गाइस ब्रिटिश इंडिया जो था, जैसे ब्रिटिश इंडिया जो हम भारत है, भारत से पहले जो था ब्रिटिश इंडिया था, तो गाइस जैसे हमें आज़ादी मिली तो ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांटा गया। ब्रिटिश इंडिया जो था दो भागों में बटा, एक बना गाइस आपका भारत, ठीक है, दूसरा बना गाइस आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी जो थे गाइस दो बने थे, पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था। अब बोलोगे हाँ ये कैसे हो गया भाई, भारत एक बना पाकिस्तान दो बने। भाई ये इसलिए हुआ था ना, इसका मेन रीज़न यही था कि भारत में जो था गाइस, भारत के जो देश में जो था किसी भी क्षेत्र में बहुसंख्यक मुस्लिमों को जो था गाइस अभाव था। कहें कि हमारा जो भारत था उसमें कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर अत्यधिक मात्रा में मुस्लिम हो और उसी क्षेत्र को जो है हम पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित कर दे। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर अत्यधिक मात्रा में मुस्लिम हो। उत्तर भारत में तो ऐसी स्थिति थी कि हर छोटे छोटे इलाके में जो था थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुस्लिम थे। अगर उनके इलाकों को हम तोड़कर पाकिस्तान में डालते तो भारत की एकता और अखंडता चली जाती। इसी वजह से गाइस हमें क्या करना पड़ा, ऐसे एरियाज ढूंढने पड़े जहां पे अत्यधिक मात्रा में मुस्लिम थे। उसी वजह से जो था गाइस हमें दो राज्य भी ऐसे मिले थे, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम थे। और कहीं ना कहीं गाइस बंगाल की वजह से जो था ये पूर्वी पाकिस्तान बना था, क्योंकि बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था ना गाइस वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मुस्लिम थे, तो वो पूर्वी बंगाल बना था, ठीक है। इसी के साथ साथ गाइस कराची, लाहौर, सिंध, बालाकोट, ठीक है, आपके जितने भी जो इस तरफ के हिस्से थे पश्चिम उत्तर के भारत के, वो सारे हिस्से जो थे गाइस कहाँ पे चले गए थे, आपके पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। और जो था गाइस राज्यों का बंटवारा किया गया था, मैंने आपको बताया बंगाल की वजह से जो था क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान बना था, क्योंकि बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में हिंदू थे और इसकी तरफ जो था पश्चिम हिस्से में जो था हिंदू थे, तो इसी वजह से वो पश्चिम बंगाल बन गया। और जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या बन गया गाइस, आपका पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और पंजाब को भी गाइस हमें इस टाइम पीरियड में तोड़ना पड़ा था, क्योंकि जो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा था ना वहाँ पे भी मुस्लिम ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमें पंजाब का पश्चिमी हिस्सा भी जो था पाकिस्तान को देना पड़ा था, ठीक है। तो ये गाइस आपके भारतीय विभाजन के कारण है, ठीक है, किस तरीके से भारत को आज़ादी मिली। और आज़ादी के जस्ट बाद जो है ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। पाकिस्तान भी दो बने, क्यों बने, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में जो था अधिक मात्रा में मुस्लिम नहीं थे उस क्षेत्र को कि हम पाकिस्तान में तब्दील कर पाए, ऐसी कंडीशन नहीं थी, जिस वजह से हमें दो पाकिस्तान बनाने पड़े। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ना ये गाइस 1971 के युद्ध में जो था ये बांग्लादेश के रूप में इसका उदय हुआ था, ठीक है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर में। तो ये उसके कारण थे, यहाँ से सिर्फ समझ लीजिए। अब हम चलते हैं उसके परिणाम के ऊपर, जहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यहाँ से गाइस अब हम देख लेते हैं भारतीय विभाजन के क्या परिणाम रहे थे। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने क्या समस्याएं आई थी जस्ट भारत का विभाजन होते ही, परिणाम का मतलब वो है, ठीक है। तो इस पे जो है गाइस मोस्टली टाइम क्वेश्चन आ जाता है। मेरे टाइम पे भी जो था डायरेक्टली बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय विभाजन के परिणामों का वर्णन करें। और मैंने इसे अटैम्प्ट किया था क्योंकि ईजी है, ठीक है, और आसानी से आप इसको समझ सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गाइस 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 नंबर में आता तो कोई भी आप 8 लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक एक करके समझ लीजिए। जैसे भारत का विभाजन हुआ तो क्या समस्या हुई, भारतीय विभाजन के साथ ही भारत में शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई और अनेकों लोगों को जो था गाइस बेघर हो गए थे। अब शरणार्थी कौन होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, शरणार्थी वो लोग होते हैं जो किसी एक देश के नागरिक नहीं होते हैं, उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है, वो एक देश से दूसरे देश में जो है नागरिकता के लिए या अपनी स्थायी पहचान के लिए जो है भटकते रहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शरणार्थी या रिफ्यूजीज बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, शरणार्थी की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, तो इसलिए उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में मुस्लिम रह चुके थे, जैसे ही भारत का विभाजन हुआ था तो उनकी नागरिकता उस टाइम पे खत्म हो चुकी थी, जो मुस्लिम थे हिंदुस्तान में मौजूद थे, तो इस वजह से वो भारत में क्या थे, विदेशी बन गए थे और वो शरणार्थी बन गए थे भारत के लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू व्यक्ति थे जो रह चुके थे, जिन्हें हिंदुस्तान में लौट के आना था, वो पाकिस्तान के लिए विदेशी बन चुके थे, वहां के लिए शरणार्थी बन चुके थे। तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ था, अनेकों लोगों को अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा था सीमा पार, ठीक है। अमृतसर, लाहौर व कलकत्ता जैसे शहरों में जो था कि सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें अनेकों हिंसक घटनाएं घटी थी। सांप्रदायिक दंगे मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्या होता है, धर्म के आधार पर लड़ाई की जाती है। जहाँ पर हिंदू ज्यादा थे वहां पर उसने मुस्लिमों को मारा, और जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे उन्होंने मुस्लिमों को मार दिया, डायरेक्टली तलवारों से मारा, बंदूकों से मारा, हत्याएं कर दी गई। जगह जगह इतना खून बिखरा रहता था। अगर आप गदर पिक्चर देखोगे ना तब आपको दिखेगा कितनी लाशें पड़ी रहती थी उस टाइम पीरियड में जगह जगह पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हिंसक घटनाएं थी।
और विभाजन के साथ ही भारत में देसी रियासतों को एकजुट करने की समस्या उत्पन्न हो गई। देसी रियासतें क्या होती है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्रिटिश इंडिया का स्ट्रक्चर समझिए। जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जब भारत जो था ब्रिटिश इंडिया का गुलाम था, तो ब्रिटिश सरकार दो क्षेत्रों में शासन चलाती थी। एक क्षेत्र वो थे जहां पे डायरेक्टली उनका ही राज होता था, जहां पर वो डायरेक्टली खुद ही शासन करते थे, उन्हें बोलते थे ब्रिटिश प्रांत, जैसे बंबई प्रांत, कलकत्ता प्रांत, मद्रास प्रांत। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर वहां पे राजा महाराजा जो थे शासन करते थे और वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में शासन करते थे वहां पे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, सिक्किम, जूनागढ़। इस तरीके से लगभग 500 जो था 65 देसी रियासतें थी जहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता था। उनको देसी रियासत बोलते थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली शासन नहीं करती थी। अगर आप बुक में अपनी मैप में देखोगे ना, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो लगभग 565 देसी रियासतें थी, जो सभी अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, ठीक है, सभी आधारों पर एक दूसरे से अलग थी। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो इनको छूट दी गई थी कि भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, अपनी स्वतंत्र राज्य बना ले। अगर हम इनको स्वतंत्र राज्य बनाने देते तो आप सोच सकते हो ये 565 थे लगभग। अगर इनको हम अकेला छोड़ देते, भारत में शामिल नहीं करते, भारत में जबकि ये, तो भारत कितने हिस्सों में टूट जाता, भारत की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगता। इस वजह से हमें जो था इन्हें भारत में रखकर ही भारत को विविधता वाला देश बनाना था, ठीक है। इसमें जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कश्मीर की समस्या उत्पन्न हो गई 1948 के युद्ध में। जो था कश्मीर दो भागों में बट गया, क्योंकि इसे जो था हिंदू भी चाहते थे कि कश्मीर हमारा हो, इसी तरीके से पाकिस्तानी चाहते थे कि कश्मीर हमारा हो। तो 1948 में युद्ध हुआ, जिसमें से कुछ हिस्सा भारत में रह गया कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर बना, कुछ हिस्सा पाकिस्तानियों ने हड़प लिया, जो क्या बना आपका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना, ठीक है। राज्यों के गाइस पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न होगी। राज्यों के पुनर्गठन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में क्या था, ब्रिटिश प्रांतों वाला सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली शासन चलाती थी। और वो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भारत के आज के जो राज्य, उनको कई राज्यों को मिलाकर एक ब्रिटिश प्रांत बनता था, ठीक है। तो हमें उनको खत्म करना था। भारत में जो था हमें राज्यों वाला कॉन्सेप्ट लाना था। इसके लिए किस तरीके से ये तय किया जाएगा किस राज्य का क्षेत्रफल कितना हो, ठीक है, और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये राज्य यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी समस्या आई थी जो हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था उसके द्वारा रिजोल्व कर ली थी। हजारों की संख्या में जो था गाइस महिलाओं को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उनका विवाह करवाया गया, ठीक है। मुस्लिम महिलाएं थी, उनको क्या कर दिया गया, हिंदू बना दिया गया, जो हिंदू थी उसको मुस्लिम बना दिया गया। और हजारों की संख्या में जो था गाइस विवाह करवाए गए, हत्याएं हुई, उनके साथ घिनौनी हरकतें की गई। तो महिलाएं जो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हुई थी। विभाजन में देश के बंटवारे के साथ ही वित्तीय संपदा, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर आदि चीज़ों का भी जो था इस बंटवारा कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया ही बटा था जैसी भारत को आज़ादी मिली थी, बल्कि क्या हुआ था, लोगों की जो चीज़ें थी वो भी छीन कर ले गए एक दूसरे से। अगर आप गदर पिक्चर देखोगे तो कैसे ट्रेन पर, ठीक है, बोरों में भर के कैसे कैसे लाद कर जो है लेकर जा रहे, तो चीज़ें भी लोगों ने नहीं छोड़ी थी इस टाइम पीरियड में। और इससे लगभग 80 लाख लोग जो थे इस बेघर हो गए, मतलब उनको जो था अपना घर बार छोड़कर जो था ये सीमा पार जाना पड़ा, ठीक है। और लगभग 5 से 10 लाख लोग जो था गाइस इस हिंसा में मारे गए थे। तो ये गाइस बहुत भयंकर समय था, बहुत बुरा समय था भारत के लिए। भारत का जब विभाजन हुआ था इस टाइम पीरियड में गाइस बहुतों लोगों के माँ बाप, बहुतों लोगों की माँ बहन बेटियां बिछड़ गई थी, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे, कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया था, ठीक है। तो बहुत भयंकर ये समय था, बहुत बुरा समय था। अगर आप अपने बुजुर्गों से अगर पूछते हो ना तो शायद वो आपको इसके बारे में बता पाएंगे कि बहुत बुरा समय था। अब जैसे गाइस भारत को विभाजन हुआ, ये हमें समस्या देखनी पड़ी भारत को। तो भारत को जो था इस टाइम पीरियड में जैसे विभाजन भी हो गया, उसके परिणाम भी हो गए, भारत को अपनी गति, अपने विकास की तरफ ध्यान देना था, ठीक है। भारत जो आज आप देख रहे हो जितना विकसित आज के टाइम पे, उद्योग के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसा उस टाइम पीरियड में नहीं था भाई। भारत जो था आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ देश था। इसमें अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, शिक्षा के मामले में इतने अच्छे नहीं थे लोग, स्वास्थ्य के मामले में लोगों का रिकॉर्ड बहुत खराब था, ठीक है, बहुत कम आयु में लोग मर जाते थे। तो भारत को जो था कि इस टाइम पीरियड में अपना विकास करना था, आर्थिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत को अपना विकास करना था। और भारत को ये जो देसी रियासतें थी इनको एकजुट करना था, भारत की एकता और अखंडता को बनाना था भारत को। तो ये गाइस समस्या आई थी जो भारत को अपना राष्ट्र का निर्माण करते समय फेस करनी पड़ी थी। वो 3 समस्याएं थी। सबसे पहले थी एकता स्थापित करने की समस्या, दूसरी थी लोकतंत्र कायम करने, क्योंकि भारत विशाल लोकतांत्रिक देश है, इसने अपने संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रखा, तो लोकतंत्र हमें कायम करवाना था देश में। दूसरी थी अपना आर्थिक विकास करने की समस्या। तो यही 3 चुनौती, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं।
तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपनी भारतीय राष्ट्र निर्माण के दौरान जो था, मतलब भारत को जो अपना विकास करने के लिए जो था मुख्यतः किन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है जैसे मैंने लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्र निर्माण की मुख्य 3 चुनौतियाँ क्या थी, इनका वर्णन करें। और 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 चुनौतियाँ थी, उनको 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उनकी इलेबोरेशन, उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो मैंने गाइस उनको इसी तरीके से लिखा है कि अगर आप एक पॉइंट लिखे तो उसकी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप व्याख्या कर दे। 2 मार्क्स का मतलब है कम से कम 3 लाइन के अंदर जो है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, तभी जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने इस तरीके से लिखा है शॉर्ट में, आपको मैं समझा दूंगा, समझ लेना। आई बिलीव यहाँ से समझ भी आप अच्छे से जाओगे, इतने स्मार्ट हो आप। तो सबसे पहली जो चुनौती थी गाइस वो थी आपकी एकता स्थापित करने की चुनौती। भारतीय राष्ट्र निर्माण के दौरान जो था सबसे पहली चुनौती भारत के लिए क्या थी, एकता स्थापित करने की। इस समय लगभग जो था गाइस 565 देसी रियासतें थी, मैंने आपको बताया, जो क्या थी गाइस, सभी विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से भिन्न थी। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बोलियों के आधार पर जो था गाइस एक दूसरे से अलग थे। अब आप खुद सोचो, जहाँ पर लोगों के विचार ही अलग हैं, संस्कृति टोटल अलग है, उन लोगों को अगर हमें एकजुट होने के लिए बोले कि आप एक क्षेत्र में रह लो, एक साथ मिलकर रह लो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो गाइस ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और अनेकता वाले देश को गाइस एकजुट करना जो था इस टाइम पीरियड में असंभव था, और बहुत सारे विद्वानों का यही मानना था कि भारत जो है अपनी एकता स्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने जो था गाइस ऐसा करके दिखाया, और भारत ने जो क्या करा, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखा। ठीक है, जो कि उसके विदेश नीति का एक तत्व भी माना जाता है। दूसरी चुनौती थी गाइस लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, क्योंकि आपको पता है भारत जो है संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो लोकतांत्रिक देश है, और ये केवल भारत एशिया के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है भारत, राइट। तो इसी वजह से गाइस भारत को जो था लोकतंत्र कायम करना था। अब लोकतंत्र तभी कायम होगा जब जनता के हाथ में पावर होगी कि वो अपनी सरकार को खुद चुने और अपने में से ही व्यक्ति को चुन के जो है सरकार का निर्माण करे। इस टाइम पीरियड में गाइस जो था अधिकांश जनता जो थी अशिक्षित थी। अब अशिक्षित व्यक्तियों के मध्य चुनाव कराना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। ठीक है, अब किसी अशिक्षित व्यक्ति को जिसके जो पढ़ाई लिखाई नहीं, अगर उसको हम चुनाव के बारे में बताएंगे तो उसके लिए कितना बड़ा चीज़ हो जाएगी। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था भारत के लिए चुनाव करवाना, जो कि हमने करवा लिया था, बहुत टाइम लगा था इसके लिए। और जब चुनाव हुआ था ना गाइस, विभिन्न पत्रकारिता मैगजीनों में भारत के बाहर जो था देशों ने जो था भारत की आलोचना की थी, और अपनी जो था अपनी राय दी थी कि भारत में चुनाव जो है सफल नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो ये हो जाएगा। लेकिन उनकी सब बातों पर जो था पानी फिर गया था, भारत का चुनाव जो था बहुत अच्छे तरीके से हो पाया था। ठीक है, इसी उद्देश्य से जो था भारत में लोकतंत्र कायम करने के उद्देश्य से संसदीय एवं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वाली प्रणाली अपनाई गई। संसदीय मतलब जिसमें संसद के 2 सदन होते हैं, सिस्टम अपनाया। सार्वभौमिक मतलब कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है वो चुनाव में भाग ले सकता है, ऐसी हमने सिस्टम प्रणाली शुरू की थी। अब 18 आयु हो चुकी है चुनाव डालने की, लेकिन 1989 से पहले जो था लगभग 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, और जनता को जो था गाइस उनके मौलिक अधिकार भी दिए गए थे कि आप जो है भाई इनका यूज करके, अपने राजनीतिक अधिकारों का यूज करके सरकार में शामिल हो सकते हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कर सकते हो। ठीक है, थर्ड थी गाइस हमारी आर्थिक या सर्वांगीण विकास करने की चुनौती। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी का विकास करना। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो था गाइस भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ देश था। लगभग उसके हर क्षेत्रों में जो था गाइस सुधार की आवश्यकता थी, चाहे बात कर लो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। भारत सभी रूपों से जो था पिछड़ा हुआ था, तो उसको सभी चीज़ों को अपनी मेंटेन करना था, अच्छे रूप में लाना था। और जनता जो थी गाइस इस टाइम पीरियड में मूलभूत सुविधाओं से भी जो थी वंचित थी। अधिकांश जनता जो थी झुग्गी झोपड़ियों में, अच्छे मकानों में नहीं रहा करती थी, अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, क्योंकि इनकी आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो भारत को अपना जो आर्थिक विकास करना था वो उसने अपनी प्लानिंग यानी कि योजना आयोग बनाया और योजनाएं चलाई, उसके माध्यम से उसने किया था। ये आर्थिक विकास किस तरीके से भारत ने अपना किया था, इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे अपना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये गाइस भारत को मुख्यतः 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है इस चैप्टर से, विभाजन के परिणाम आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके बता देना। जो विभाजन के कारण बताएं उसको सिर्फ समझ लो आप। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लिख देना, नहीं पूछा जाता तो वेल एंड गुड है, क्योंकि नॉलेज लेना कोई बेकार चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया है, आप समझते हो अच्छे से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट रहेगा कमेंट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को अपने। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।